अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लास्ट वाले लेक्चर की ही कंटिन्यूटी हम लोग रखेंगे। उसके लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर की डिस्कशन हमने कहाँ पे हमने छोड़ी थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर की कुछ टेक्निक्स हैं उस पर डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी। बेसिकली अब 5 से 6 टेक्निक्स हैं जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी जिसको जो थी ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, उसके ऊपर पहले हम लोगों ने थोड़ी सी उसकी थ्योरी देखी थी। हम लोगों ने फिर ये देखा था वो ओपन और क्लोज है क्या चीज़। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल और डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमारी क्लास क्या चीज़ होती है। फिर हमने ये देखा था कि गेटर एंड सेटर मेथड्स क्या होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। फिर हमने एक छोटा सा स्निपेट देखा था जावा की एक सैंपल क्लास का। तो लास्ट वाली जो हमारी डिस्कशन थी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर हमारी खत्म हुई थी। जस्ट टू रीकैप दैट थिंग, मैं सिर्फ ये एक बारी दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या चीज़ है। और हमने फिर ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है और उसकी दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो हमें एग्जाम्पल को समझने के लिए या जो भी हमने कोडिंग करनी है जावा के अंदर आज, उसको समझने के लिए बेसिकली हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहली है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि हमें लास्ट लेक्चर में देखी थी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का जो कि हमें लास्ट लेक्चर में देखा था। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का जो कि हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। और फिर हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स की बेस पे हम पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे जावा के अंदर, एक्चुअल उसको रन करके देखेंगे। एक आईडीई को हम यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा वो कैसे यूज करनी है। और उसके बाद हम फिर ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल की एक एग्जांपल करके देखेंगे यूजिंग सम कोड। हम पहले उसका डिजाइन देखेंगे और फिर उसकी हम ये देखेंगे उसको हमने कोडिंग कैसे करनी है। और उसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करूंगा। देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर। और फिर इस लेक्चर के आखिर के अंदर मैं आपको एक सैंपल सिनेरियो आपको दे के जाऊंगा। एक सैंपल सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आई जस्ट वांट कि आप लोग खुद अपने आप पे उसको एक बारी ट्राई करके देखें। तो स्टूडेंट्स, टू स्टार्ट विद जस्ट अ रीकैप ऑफ के व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम लिंक करेंगे इन तीनों चीजों के साथ। तो और जिस लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, यानी हम उसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट दैट क्लास, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन हेयर आई वुड लाइक टू स्ट्रेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट ना होना एक अलग चीज है और उसका रेफरेंस क्रिएट होना एक सेपरेट चीज है। मैंने ये नहीं कहा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस नहीं बन सकता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब यहां पे आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ऑब्जेक्ट और रेफरेंस में क्या फर्क होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब मेरी क्लास मेमोरी के अंदर लोड होगी तो सिस्टम उसको कुछ मेमोरी एलोकेट कर देगा और फिर उसके हिसाब से वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करना शुरू कर देगा मेरी मेमोरी को। और रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। तो I can use a reference, but I cannot create an object of an abstract class. और लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत हम लोग को वहां पड़ती है जहां पे हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो कि हमारे पास मल्टीपल सब क्लासेस हैं और मल्टीपल सब क्लासेस में कोई एक फैक्टर कॉमन है, लेकिन हर जो हमारी सब क्लास है वो उस कॉमन चीज को अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है, अपने तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। लाइक जिससे मैंने आपको कहा था कि जो एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हमारे पास फुल टाइम भी होता है, पार्ट टाइम भी होता है, आवरली भी होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है। तो इन चारों तरह के एम्प्लॉयज के अंदर जो चीज कॉमन है वो है उनकी सैलरी कैलकुलेशन। तो सैलरी कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो हर एम्प्लॉय की जो सब क्लास है, लाइक फुल टाइम, पार्ट टाइम, आवरली और हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल, उनकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल फर्क है, लेकिन जो सैलरी कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है दैट मैकेनिज्म इज कॉमन। तो इस तरह की सिचुएशन में और या उस तरह की सिचुएशन के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स मौजूद हो, कुछ हमारे पास स्टेप्स मौजूद हो, उन स्टेप्स को हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी सब क्लास
अपने तरीके से इंप्लीमेंट करे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग अपनी जो मेन क्लास होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की यूजेज इनहेरिटेंस के लिए होती है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह का एक कॉन्सेप्ट जावा के अंदर मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसके अंदर हमारे पास जो हमारे मेथड्स हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो हमारी क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई एक ऐसा मेथड भी हो सकता है जो हमें कुछ इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हो। यानी सब क्लास के अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही कोई एक ऐसा मौजूद है मेथड जिसके अंदर कुछ हमने बिजनेस लॉजिक एम्बेड कर दी है। यानी वी कैन हैव एन बिजनेस लॉजिक ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन इंटरफेस जो होता है उसके अंदर कभी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द हमारे फंक्शन जितने हैं, हमारे जितने मेथड्स हैं। इंटरफेस जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच कंटेन्स मेथड्स टू बी इंप्लीमेंटेड। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एज वेल एज वो कंटेनर भी है और एज वेल एज वो इंप्लीमेंटेशन भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। दोनों यूज हमारे इनहेरिटेंस पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा फर्क है एज कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम लोग अभी वो चीज को डिस्कस करेंगे जो आप लोग जावा के अलावा आपको और क्लासेस में भी मिल जाएगा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इंटरफेस क्लास का सिर्फ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है कि आपको सिर्फ ये मालूम हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस क्लास एंड अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे हम लोग दोबारा आते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन इसका रेफरेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब इसको हम मेमोरी तो एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रेफर कर सकते हैं इन द मेमोरी। ये हमारी थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो था इनहेरिटेंस का। और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सुपर टाइप और सब टाइप की क्लासेस में एग्जिस्ट करता है। अब जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जितनी भी मेरे मेथड्स या जितने भी मेरे डाटा मेंबर सुपर क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, यानी जो मेरी मास्टर क्लास है और सुपर क्लास है उसके अंदर अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे मेथड्स मेरी सब क्लासेस में भी मौजूद हैं। सब क्लास वो क्लास होती है जो इनहेरिट करती है सारे मेंबर्स यानी डाटा मेंबर्स, यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं या इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और जो मेथड्स हैं वो सब क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं। इससे जो सबसे ज्यादा चीज हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो है रीयूजेबिलिटी। कि एक काम अगर हमने एक बार सुपर क्लास में कर दिया है तो वही काम जो हमारी सब क्लासेस हैं दे डोंट नीड टू डू इट, दे विल जस्ट रीयूज इट। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रूल था कि वी हैव टू प्रमोट रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी, वो आपको इनहेरिटेंस के अंदर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। तो जस्ट अ रिकैप के सुपर क्लास के जितने भी डाटा एलिमेंट्स और जितने मेथड्स हैं वो एज इट इज हमारी सब क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं, और सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के अलावा और अपने भी और कोई मेथड्स या और कोई डाटा मेंबर हो सकते हैं। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि सब क्लास के अंदर सिर्फ वही चीजें होंगी जो सुपर क्लास के अंदर हैं। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो फिर तो हमारी इस जो इनहेरिटेंस है उसका फायदा कोई नहीं है। तो लेकिन सुपर क्लास की सारी चीजें सब क्लास में अवेलेबल हैं, लेकिन दिस इज नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद है कि सब क्लास की कोई भी चीज सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं होती। तो दिस इज बेसिकली अ वन वे रिलेशनशिप। ये टॉप टू डाउन रिलेशनशिप है कि टॉप वाली चीजें हमारी डाउन वाली क्लासेस में अवेलेबल हैं, यानी ड्राइव क्लासेस में यानी सब क्लासेस में अवेलेबल हैं, लेकिन जो ड्राइव क्लासेस की चीजें हैं, जो ड्राइव क्लासेस के डाटा मेंबर हैं या जो ड्राइव क्लासेस के मेथड्स हैं वो हमारे सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा हमने दो प्रॉपर्टीज भी देखी थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हुई हैं। उसको मैं चाहूंगा कि दोबारा हम लोग उसको डिस्कशन ना करें, और हम लोग फिर आज जो एक नई चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है और पॉलीमॉर्फिज्म, हम उसके ऊपर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं कि ताकि हम लोग फिर आगे एग्जाम्पल की तरफ जाएं। जो पॉलीमॉर्फिज्म है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो पहला वर्ड है वो है पॉली, और जिसका मतलब है वन, और मॉर्फ से निकला है मॉर्फिज्म जिसका मतलब है मल्टीपल फॉर्म्स। यानी पॉली मीन वन और मॉर्फ का मतलब है मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है
कि एन ऑब्जेक्ट या अ थिंग कैन हैव मल्टीपल फॉर्म, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वाटर है हमारा, अब ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल है, वाटर है, जब हम वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं तो इट इज लिक्विड, जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो इट बिकम सॉलिड, होता वो वाटर ही है लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो अगर हम उसको बॉईल करें तो वो एवेपोरेट हो जाता है, होता वो वाटर ही है, जब अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, जब हम उसको 0 डिग्री से नीचे ले जाएं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जब हम उसको 100 डिग्री से फॉर एग्जांपल ऊपर ले जाते हैं तो वो बॉइलिंग फॉर्म में आ जाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ नॉन टेक्निकल कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि हमारी जो सुपर क्लास है उस वो बिहेव करती है एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सब क्लास, यानी सुपर क्लास से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो सब क्लास है उस हमारी कौन सी सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज होना है, यानी हम अपनी सब क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए तो हम सब क्लास तक पहुंच ही सकते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आइडिया इज कि हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए सब क्लास तक पहुंचे, यानी जो हमारा अब यूं समझें कि जो मेन वाटर है उसके जरिए हम ये अंदाजा लगाएं कि हमारी वाटर की करंट फॉर्म क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या एवेपोरेट हो चुकी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सुपर क्लास के जरिए ये फाइंड आउट करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वेस्ट गिवन बाय द क्लाइंट कि हमने कौन सी सब क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना है, क्योंकि याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, यानी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो देयर विल बी सम मैकेनिज्म जिसके अंदर हमने एसोसिएट करना है अपनी सुपर क्लास को अपनी सब क्लास के साथ, यानी रेफरेंस हमारा सुपर क्लास का ही रहेगा, उस सुपर क्लास के जरिए हम अपनी रिलेटेड या अपनी रिक्वायर्ड सब क्लास तक हम रीच आउट करेंगे, हम अपनी रिक्वायर्ड सब क्लास तक पहुंचेंगे। तो अब यहां पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म होती हुई नजर आ रही होगी कि सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही होगा विच इज लाइक अ वाटर, लेकिन वो अपनी फॉर्म को चेंज करेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को वो अडॉप्ट करेगा, मतलब कि सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम किसी एक सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेंगे। सुपर क्लास का जो रेफरेंस है, यानी मतलब क्योंकि सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सुपर क्लास का जो रेफरेंस है वो अपने आप को किसी तरीके से अडॉप्ट करेगा, अपने आप को किसी तरीके से एसोसिएट करेगा किसी भी एक रिलेटेड या किसी भी एक रिक्वायर्ड सब क्लास के साथ। तो यहां पे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा कि अपनी फॉर्म चेंज करेगी सुपर क्लास, सुपर क्लास के जो रेफरेंस है वो अपने स्टेटस को बार बार चेंज करेगा। अब इसकी एग्जांपल को देखने से पहले जावा के अंदर हम पहले ये देख लेते हैं कि कितनी तरह की पॉलीमॉर्फिज्म मेनली अवेलेबल है, क्योंकि मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग कोर्स, मैं सिर्फ जो रिक्वायर्ड चीजें हैं इस कोर्स के अंदर उनका रीकैप कर रहा हूं। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल होती है मेनली, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो पहली तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसका दूसरा नाम है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो मेथड्स हैं विद सेम नेम, लेकिन बट विद डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी दो मेथड्स हमारे एक ही क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, दो मेथड हमारे पास मौजूद हैं विद सेम नेम, लेकिन जो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग सिग्नेचर बोलते हैं, यानी जो पैरामीटर वो मेथड रिसीव कर रहा है वो दोनों के जो सेम नेम है वो वेरी कर रहे हैं, यानी अ मेथड विद सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर विच आर बीइंग पास टू इट और रिटर्न बाय इट, यानी नाम की सिमिलैरिटी के अलावा जो चीज दोनों मेथड को डिफर करेगी, क्योंकि अब नाम कॉमन है, नाम की बेस पे कंपाइलर को यह नहीं पता लगेगा कि किस मेथड को कॉल करना है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स या जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर की बेस पे हमारे कंपाइलर को पता लगेगा कि
किस मेथड को कॉल करना है रन टाइम के ऊपर, या किस मेथड को एसोसिएट करना है कंपाइल टाइम के ऊपर। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, के सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर। अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब इसकी एक जो एग्जांपल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कैलकुलेशंस। कोई भी हमारी क्लास हो सकती है, मैंने अभी सिर्फ मैथमेटिकल चीज रखी है कि आपको जस्ट टू कोरिलेट दैट एग्जांपल। अब कैलकुलेशन की हमारी क्लास है, उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है ऐड का। अब एडिशन 2 इंटीजर की भी हो सकती है, 3 इंटीजर की भी हो सकती है, 10 इंटीजर की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम एडिशन करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न ना करें, सिर्फ उसी मेथड में जो एडेड वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा दें या व्हाट्सएवर। तो अब यहां पे आपको 2 मेथड नजर आ रहे होंगे विद सेम नेम। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि 2 मेथड विद सेम नेम। अब आपको नजर आ रहा होगा पब्लिक इंट ऐड इंट एक्स स्पेस इंट वाई। अब यहां पे जो ऐड है, नीचे भी आपको जो सिग्नेचर है मेथड का उसमें नेम कॉमन नजर आ रहा है, या नीचे वाले मेथड में भी जो मेथड का नाम है वो ऐड है। और ये मेथड यानी ये दोनों मेथड इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो भी इसे कॉल करेगा। लेकिन जो चीज दोनों में डिफरेंशिएट कर रही है, जो चीज दोनों में फर्क डाल रही है, वो है इनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब जो हमारा पहला मेथड है ऐड का, उसमें जो हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो 2 हैं, यानी इंट एक्स और इंट वाई। यानी लेमन टर्म में यूं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करना चाह रहा हूं। और जो हमारा दूसरा मेथड है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं या जो मैंने पास किए हुए अपनी मेथड के अंदर, वो 2 के बजाय 3 है, यानी इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड। इसका मतलब ये हुआ कि आई वांट टू ऐड नाउ 3 इंटीजर वैल्यूज रादर देन 2। और फिर जब मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा, आई विल जस्ट रिटर्न द सम। मैं अगर सम रिटर्न नहीं कर रहा तो मैं हो सकता है इसी मेथड के अंदर डिस्प्ले भी करवा दूं, लेकिन यूं होता नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में विल जस्ट मेक श्योर कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है यानी जो बिजनेस लॉजिक है, इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसमें डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, लेकिन गुड डिजाइनिंग टेक्निक वुड बी या गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक वुड बी के मेक योर बिजनेस लॉजिक सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन हमने यहां कर दी। तो यहां पे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल साफ नजर आ रही है कि 2 मेथड हैं, सेम नेम है, सिग्नेचर भी सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों मेथड में डिफरेंस है। तो इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेस पे ही हमारा कंपाइलर रन टाइम पे ये डिसाइड करेगा, या हमारे कंपाइलर को पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा मेथड कॉल करना है जब भी ये प्रोग्राम चलेगा। तो दिस इज वन टाइप या वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म which is compile time polymorphism, also known as overloading। तो ये थी हमारी पहली टाइप पॉलीमॉर्फिज्म की। अब हम देखते हैं कि दूसरी टाइप कौन सी है पॉलीमॉर्फिज्म की। दूसरी टाइप जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की है उसको हम लोग कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम मेथड ओवरराइडिंग भी है। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं विद सेम सिग्नेचर, यानी सेम नेम, सेम डेटा टाइप, यानी जो वो मेथड रिटर्न कर रहा है, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यानी जो इसके अंदर पास हो रही है। लेकिन जो चीज दोनों मेथड्स में फर्क कर रही है वो उनका सिग्नेचर नहीं है, वो उनकी इंप्लीमेंटेशन है। यानी हमारे पास 2 ऐसे मेथड आ गए हैं जो कॉमन है, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल है, तो 2 मेथड 2 क्लासेस में कॉमन है, लेकिन रन टाइम के ऊपर हमारा कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि किस क्लास के मेथड को उसने कॉल करना है। क्योंकि मेथड नेम सेम है, तो अब हम मेथड नेम की बेस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी जो हमारा कंपाइलर है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम विच मेथड टू कॉल। वो रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि उसने किस मेथड के साथ बाइंडिंग करनी है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग।
क्योंकि इसका नाम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इट ऑल्सो को रिलेट टू रन टाइम या डायनामिक बाइंडिंग के रन टाइम के ऊपर हमारा कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि उसने कौन सी क्लास का मेथड कॉल करना है, क्योंकि अब हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो मेथड का सिग्नेचर नहीं है, वो हमारे मेथड की इंप्लीमेंटेशन तो है डिफरेंट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जो ये डिसाइड करेगा कि किस मेथड को अपने साथ रन टाइम के ऊपर बाइंड करना है वो डिफरेंशिएट करेगा। तो जस्ट अ रिकैप कि ये ओवरराइडिंग क्या चीज है, ये हम लोग अभी देखते हैं एग्जांपल के अंदर। अब एग्जांपल के अंदर आपको दो क्लासेस बनी हुई नजर आ रही हैं। पहली क्लास है हमारी सर्कल की। अब इस सर्कल के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है जिसका नाम मैंने रेडियस रख दी है। उसके बाद मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है जिसका नाम है एरिया या गेट एरिया। अब ये जो गेट एरिया है इसके अंदर हम लोग पास तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इट इज रिटर्निंग अ डबल वैल्यू, यानी एक वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है जो कि फ्लोट भी हो सकती है, क्योंकि डबल कैन ऑल्सो अकोमोडेट फ्लोट एज वेल एज इंटीजर, क्योंकि उसका मेमोरी साइज बड़ा होता है। तो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, ऑब्वियसली फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी क्लास है जिसको हमने रखा है फॉर एग्जांपल स्फीयर, अब जो हमारी स्फीयर वाली क्लास है इट इज अ चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रही है सर्कल वाली क्लास को। अब जो सर्कल है इट इज लाइक अ पेरेंट क्लास, और जिसको हम लोग बोलते हैं बेस क्लास। इसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है और उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन भी हमने प्रोवाइड कर दी है सुपर क्लास के अंदर, यानी बेस क्लास के अंदर गेट एरिया की इंप्लीमेंटेशन भी है, क्योंकि ये सर्कल का एरिया प्रोवाइड कर रहा है। यानी हम पाई को जैसा टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब है 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब है कि जो भी रेडियस की करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारी वैल्यू बनती है। अब ये हमारी सुपर क्लास की इंप्लीमेंटेशन है जो हमारी सर्कल वाली क्लास है। अब जो हमारी सब क्लास है या ड्राइव क्लास है उसके अंदर उसका नाम है स्फीयर। अब बाय चांस उसके अंदर भी मेथड एक अवेलेबल है जिसका बिल्कुल वही सिग्नेचर है जो कि सुपर क्लास के मेथड का था, यानी डबल गेट एरिया। अब जो गेट एरिया है वो एज इट इज सब क्लास में अवेलेबल है, लेकिन जो चीज डिफर कर रही है वो ये है कि जो फार्मूला होता है स्फीयर के एरिया को कैलकुलेट करने का वो पाई आर स्क्वायर नहीं होता, वो होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है जो कि मैथमेटिक्स में बिल्ट इन है। तो अब आप ये देखें जो चीज दोनों में कॉमन है, यानी सुपर क्लास में और सब क्लास में जो चीज कॉमन है वो कॉमन है मेथड का सिग्नेचर होना, मेथड के सिग्नेचर का कॉमन होना। लेकिन जो चीज दोनों क्लासेस यानी सुपर क्लास और सब क्लास में फर्क डाल रही है वो है इसकी इंप्लीमेंटेशन। अब जब हम सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो जो मेथड कॉल करेगा वो होगी सुपर क्लास का। जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो मेथड कॉल करेगा अपनी रिस्पेक्टिव सब क्लास का। अब यहां पे जो ओवरराइडिंग है वो ये है कि जब हमारी सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी जो हमारा सब क्लास, यानी जब हम स्फीयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर हमने क्योंकि सुपर क्लास के एक मेथड की को ओवरराइड किया हुआ है। ओवरराइड से मुराद है कि नाम हमने वही रखा है जो हमारी सुपर क्लास के अंदर हमारे मेथड का नाम था, लेकिन हमने उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन फर्क कर दी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवरराइडिंग, कीपिंग द सिग्नेचर ऑफ द मेथड कॉमन बट हैविंग अ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होगा या जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्फीयर क्लास का तो वो स्फीयर क्लास के गेट एरिया मेथड को कॉल करेगा रादर देन कॉलिंग द मेथड ऑफ सर्कल क्लास। तो दिस इज बेसिकली ओवरराइडिंग, और ये सारा प्रोसेस कंपाइल टाइम पे नहीं होता, ये हमारा रन टाइम के ऊपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। नाउ आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनहेरिटेंस क्लास यानी इनहेरिटेंस क्या होती है, और उसके बाद हमने ये देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है, हमने उसकी दो टाइप भी देखी, हमने दो प्रोग्रामिंग की एग्जांपल भी देखी। नाउ इट्स अ टाइम कि हम लोग अब एक
एक कंप्लीट एग्जाम्पल को देखें जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म एक साथ मौजूद हों और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में मौजूद हों। हम उसकी कोडिंग भी करके देखते हैं अभी जावा के अंदर आज ही के लेक्चर में, और फिर ये देखते हैं कि ये जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और टाइम के ऊपर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल नजर आ रही होगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ड्राइंग एप्लीकेशन यू कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल, you can draw a rectangle and other graphics object. They have the behavior or commonality, but the implementation is different. इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल तरह के मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास चीजें मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी दो जानबूझ के इससे लिखे हैं कि जब हम, क्योंकि हमने इसी एग्जाम्पल को अभी जावा की कोडिंग में देखना है, तो बहुत ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ना हो जाए, क्योंकि ड्यू टू अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट आई जस्ट वांट कि हम दो एग्जांपल्स को देखें, यानी दो अपनी सब क्लास को देखें और फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके देखें। अगर बहुत ज्यादा क्लासेस होंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको उसको मुझे डिस्क्राइब करते हुए। तो जिस तरह हमारी शेप्स हैं, मल्टीपल तरह की शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्फीयर है, कर्व्स हैं और डिफरेंट तरह की हमारी लाइंस हैं, मतलब वी कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो हम स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। लेकिन इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में जो चीज कॉमन है वो ये है कि हाउ दे आर बीइंग कैलकुलेटेड, यानी जो उनका एरिया है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये बिहेवियर कॉमन है जिसे हमने अभी देखा था। लेकिन जो चीज इनमें फर्क डालती है वो फर्क ये डालती है कि इनके अंदर इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है, यानी बिहेवियर से मुराद ये है प्रोसेस कॉमन है, यानी इन सब में एक प्रोसेस होगा कि एरिया जनरेट होना है, ये हमारा एक कॉमन मेथड कहने हैं। लेकिन जो मेथड की इंप्लीमेंटेशन है, जो मेथड को इंप्लीमेंट करने का तरीका है, वो हर क्लास का या हर तरह के ऑब्जेक्ट का इंप्लीमेंट करने का तरीका वो फर्क है। अब यहाँ पे अगली स्लाइड में मैं आपको इसकी एक हाई लेवल की कंपोनेंट डायग्राम या क्लास डायग्राम तो मैं नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन हाई लेवल कंपोनेंट डायग्राम आपको मैं दिखाता हूं। वो हमें ये कहती है कि हमारी बेसिकली अब यहाँ पे जो हमारी सब क्लास है या जो हमारी मेन क्लास है वो उसको हम लोग बेसिकली अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे। वो एब्स्ट्रैक्ट इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, मैंने जैसा आपको बताया था, वो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देगी, या जितने भी कॉमन मेथड्स हैं वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्लेस कर देंगे। हमारे केस में जो एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर है या जो कॉमन बिहेवियर है वो ये है कि एरिया जनरेट होना है, यानी एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको दो सब क्लासेस नजर आ रही होंगी, एक है ट्रायंगल और एक है हमारी रेक्टेंगल। लेकिन जो इनमें चीज कॉमन है वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन कर दी है, और मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम है फिगर। आप इसको शेप भी कह सकते हैं, बुक्स के अंदर इसके और नाम भी मौजूद हैं, लेकिन यू कैन हैव आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद उसका कोई नाम रख लें। और दो इसके अंदर इनहेरिटेड क्लासेस हैं, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है। और जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है जो ट्रायंगल और दूसरी सब क्लास से जा रहा है टुवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दिस इज अ वे टू शो द इनहेरिटेंस। अभी जो इनहेरिटेंस को शो करने का तरीका है वो जब हम लोग अगली लेक्चर में यूएमएल देखेंगे उसमें हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि क्लास डायग्राम को फुल फ्लेज बनाने का तरीका क्या होता है। अभी हमें सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारी बेसिकली तीन क्लासेस हैं, एक हमारी सुपर क्लास है या एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से दो क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, या हमारी यूं समझे दो डराइव क्लासेस हैं जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ मेथड्स को वो अपने तरीके से इंप्लीमेंट करेंगी। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जब हमें जावा में एज इट इज इन तीन क्लासेस को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए है। अब जस्ट अ रिमाइंडर, इस आर्किटेक्चर में या इस एक छोटे डिजाइन के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नजर आएगी, आपको इनहेरिटेंस वाली चीज भी नजर आएगी, और जो चीज हिडन है जो कि आर्किटेक्चर में नहीं नजर आ रही वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो आईडीई हम लोग यूज करने लगे हैं टू इंप्लीमेंट दैट स्मॉल आर्किटेक्चर, उस आईडीई का नाम है एक्लिप्स। अब ये जावा की एक ओपन सोर्स आईडीई है, यानी इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि आपको eclipse.org से ओपन सोर्स के तौर पर यानी फ्रीली आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी। आप eclipse.org पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट वर्जन्स इसके मिलेंगे। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि 32 बिट के लिए भी अवेलेबल है और 64 बिट के लिए भी अवेलेबल है, वो आप लोग डाउनलोड करेंगे। जिस तरह आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, मैंने अपने एक फोल्डर के अंदर एक्लिप्स के जो रार फाइल है उसको मैंने डाउनलोड किया है। अब डाउनलोड करने के बाद आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस डाउनलोडेबल फाइल जो कि मेरी रार फाइल है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे एक एक्लिप्स का जो फोल्डर है वो एब्स्ट्रैक्टेड वर्जन में या एक्सट्रैक्टेड वर्जन में मेरे पास आ जाएगा और इस फोल्डर के अंदर आपके पास मल्टीपल सब फोल्डर्स होंगे और मल्टीपल आपके पास एक्जी फाइल्स होंगी यानी क्लिकेबल आइटम्स होंगे। अब जो चीज हमें चाहिए है टू रन दिस एक्लिप्स IDE, वो आप सिर्फ इस एक्लिप्स वाले जो कि हमारा सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर का जो आइकॉन है इस पे आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है तो एक्लिप्स की IDE मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी। अब यहां पे आई वुड लाइक टू स्ट्रेस के क्योंकि ये जावा बेस हम लोग सोल्यूशन करने लगे हैं तो अब ये क्योंकि IDE है, इट इज नॉट अ रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी ये जावा वर्चुअल मशीन नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको रन करने के लिए आपके कंप्यूटर के ऊपर जावा की रन टाइम एनवायरनमेंट भी होनी चाहिए। अब जो जावा की रन टाइम एनवायरनमेंट है जो मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है उसका नाम है JRE, यानी ये आपको sun.java.com, अब क्योंकि सन ओरेकल वालों ने टेक ओवर कर लिया है तो आप सिंपल गूगल पे जाके लिखें कि JRE तो आपको वो रिलेटेड वेबसाइट पे ले जाएगा। आपने जो लेटेस्ट वर्जन है JRE का जो कि 6.2 है वो आपने डाउनलोड करना है, जो आपको इसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा हाईलाइटेड फॉर्म में। ये एक एक्जी है, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक इट तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर JRE को इंस्टॉल कर देगा यानी जावा की रन टाइम एनवायरनमेंट बना देगा। अब जब तक ये जावा की रन टाइम एनवायरनमेंट आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद नहीं होगी यू वॉन्ट बी एबल टू रन एक्लिप्स, क्योंकि एक्लिप्स याद रखें इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज। ये हमारा एक IDE है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं है, यानी इसके अंदर इसने कंपाइलेशन करनी है जावा के कोड की लेकिन अपने अंडरलाइंग एनवायरनमेंट के हिसाब से करनी है। यानी मैं अगर इसी एक्लिप्स को यूज करना चाहूं PHP के साथ तो मैं PHP को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करूंगा, मैं इसी IDE को यूज कर सकता हूं PHP के साथ, क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर अपने आप को अपनी रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट करता है। ये IDE का फीचर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जावा के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो जस्ट रिकैप, दो चीजें आपको चाहिए, एक JRE चाहिए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा जावा की सन की वेबसाइट से, और अब क्योंकि सन ओरेकल हो चुका है तो आपने इसको बात को कंफ्यूज नहीं करना, चीज अभी भी सन नहीं है। और दूसरी जो एक्लिप्स की IDE ही है वो आपको eclipse.org से ये भी फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। तो फॉर द टाइमिंग यानी आज के लेक्चर में हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक्लिप्स और JRE। अब कमिंग बैक टू एक्लिप्स, एक्लिप्स के फोल्डर के अंदर जब मैं एक्लिप्स के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह की स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर नजर आ रही है। अब एक्लिप्स का जो आर्किटेक्चर है वो 3 लेवल का आर्किटेक्चर है। अब इस एक्लिप्स के आर्किटेक्चर को आपने हमारे सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर यानी जो हम अपनी प्रोग्रामिंग की एग्जांपल इंप्लीमेंट करने लगे हैं उससे और जावा के आर्किटेक्चर से आपने मिक्स नहीं करना। ये इस IDE का यानी ये एक्लिप्स IDE का पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है जो मैं आपको बताने लगा हूं। इट हैज नथिंग टू डू विद द जावा आर्किटेक्चर और द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो हमने अभी जो डिजाइन किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले जब एक्लिप्स लोड होगा तो आपने फाइल मेन्यू में जाके आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिससे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप फाइल में जाएंगे, न्यू के अंदर आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, आप सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप जो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सबसे हाई लेवल का कंपोनेंट है, यानी ये लेवल 1 है एक्लिप्स के अंदर। अब जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुकेंगे उसके बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर यानी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे वो आपकी स्क्रीन के
लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह आपको करंटली हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आ रहा है कि मैंने एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम मैंने रखा है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। तो जब भी आपको नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस लेफ्ट पैन के अंदर आपको आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो आप क्रिएट करेंगे वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये लेवल 1 है। और लेवल 2 इसका ये है कि फिर आप एक रिलेटेड प्रोजेक्ट में या अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा पैकेज बनाएंगे। मैंने जो पैकेज बनाया है उसका नाम मैंने रखा है शेप्स। और पैकेज बनाने का तरीका ये होता है कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आप न्यू में जाएंगे और आपके पास डिफरेंट सब मेन्यूज आ रहे होंगे। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द पैकेज थिंग। जब आप पैकेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। वो आपसे पैकेज का नाम पूछेगा, यू जस्ट हैव टू एंटर द नेम ऑफ पैकेज। मैंने जो पैकेज क्रिएट किया हुआ है अभी अपने एग्जांपल के लिए, उसका नाम मैं रखा हुआ है शेप्स, जो आपको करंटली इस वक्त नजर आ रहा होगा। अब ये हमारा लेवल नंबर 2 है। जो पहला लेवल था वो था हमारा कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जो हमारे केस में एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा लेवल ये कि हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्रिएट किया अपना पैकेज जो हमारे केस में शेप्स है। अब जो तीसरा लेवल है जो कि हमारा एक्चुअल, ये वो चीज है जो हमें एक्चुअली चाहिए है, वो है हमारी क्लास। जो हमने अपनी 3 क्लासें डिफाइन की हैं, यानी एक हमने क्लास डिफाइन की थी फिगर की, एक हमने क्लास डिफाइन की थी रेक्टेंगल की, और एक हमने क्लास डिफाइन की थी और ट्रायंगल की। तो ये हमारी बेसिकली 3 रिक्वायर्ड क्लासेस हैं। लेकिन अब जो जावा है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक है एक्टिव क्लासेस, एक है जिसको हम बोलते हैं पैसिव क्लासेस। जितनी भी हमारे आर्किटेक्चर की क्लासेस हैं उनको हम यूजुअली बोलते हैं पैसिव क्लासेस। पैसिव क्लासेस वो होती हैं कि दे नीड एन एक्टिव क्लास टू गेट एग्जीक्यूटेड। यानी सी के अगर मैं एग्जांपल दूं, तो सी आप सबने आपने पढ़ी होगी, उसमें जब तक आपके पास मेन का फंक्शन नहीं होगा, आपकी कोई भी क्लास या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके किसी काम का नहीं है। यू कैन नॉट रन देम टू गेट इट एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल उसी तरीके से जावा के अंदर भी हमारे जो डिजाइन था उसकी तो 3 क्लासेस थी, फिगर और ट्रायंगल और रेक्टेंगल। लेकिन उन 3 क्लासेस को यूज करने के लिए वी नीड अनदर क्लास जिसको हम लोग अपनी मेन क्लास बोलेंगे। क्योंकि आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट कि हम लोग अपनी इंप्लीमेंटेशन को यानी बिजनेस लॉजिक को सेपरेट रखे हुए हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन से। यानी जो डाटा को रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग सेपरेट क्लास में करेंगे, और जो हमारे डाटा की बिजनेस लॉजिक है यानी जो हमारा कॉमन मेथड है टू कैलकुलेट द एरिया इन द क्लासेस, वो हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो इट इज बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स क्राइटेरिया। उसको आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि हमने डाटा की बिजनेस प्रोसेसिंग और डाटा की रिप्रेजेंटेशन को सेपरेट रखा हुआ है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। अब मैंने अपनी क्लास क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं अपने पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यानी शेप्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर मैं न्यू के ऊपर जाऊंगा, और न्यू के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास एक डिटेल मेन्यू आना शुरू हो जाएगा। उस मेन्यू के अंदर मुझे 4th आइकॉन में नजर आ रहा है जो कि है क्लास। मैं जब क्लास पे क्रिएट करूंगा तो जब मैं क्लास पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का एक मेन्यू है सामने आ जाएगा, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आपको सबसे ऊपर सोर्स फोल्डर नजर आ रहा है, अपने पैकेज का नेम आ रहा है जो सोर्स फोल्डर है। दिस इज बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल। और जो दूसरा आइकॉन आपको नजर आ रहा है वो है आपका पैकेज। हमारे केस में पैकेज का नाम है शेप्स। और जो मैं अपनी क्लास का नाम रखना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां मैं नाम रखना चाह रहा हूं फिगर। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई जो कि मेरी फिगर क्लास है, जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो इसी तरीके से मैं अपनी 4 क्लासेस बनाऊंगा, यानी एक फिगर की क्लास मैंने बनाई, एक रेक्टेंगल की क्लास मैंने बनाई, एक मैंने ट्रायंगल की क्लास बनाई, और एक मैंने क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट एरिया। यानी एब्स्ट्रैक्ट एरिया मेरी क्लास सी सुपर वाली क्लास, फिगर और जो दूसरी मेरी रेक्टेंगल और ट्रायंगल वाली जो क्लास है वो मेरी इनहेरिटेड क्लासेस हैं, यानी मेरी सब क्लासेस हैं। अब ये जो जितनी भी क्लासेस मैं बनाऊंगा ये मेरे लेफ्ट पेन के अंदर, यानी जो मेरा लेफ्ट वाला एरिया है वो यहां पे आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी, यानी
4 क्लासेस आपको शेप्स के जो मेरा पैकेज है उसके अंदर आपको ये क्लासेस नजर आ रही होंगी। अब हम एक एक करके इन चारों क्लासेस को देख लेते हैं कि ये इन क्लासेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आ रही है और पॉलीमॉर्फिज्म इनमें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फिगर वाली क्लास क्या है। और फिगर वाली क्लास हमारी थी मेन वाली क्लास, यानी जिससे सारी क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं। अब फिगर क्लास के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर इसका नजर आ रहा होगा, मैंने क्लास का नाम रखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिगर। अब मैंने क्योंकि इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना था, तो जावा के अंदर किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो, यू हैव टू राइट द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट बिफोर द नेम ऑफ क्लास। तो यहां मैं रखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिगर। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, 2 मैंने इस क्लास लेवल के वेरिएबल डिक्लेयर किए। जो पहला वेरिएबल है उसका नाम है dimension1 यानी dim1, और जो दूसरा वेरिएबल है उसका नाम है dimension2 या dim2। दोनों की डाटा टाइप डबल है। वो इसलिए है कि मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया यूजुअली हमारा फ्लोटिंग पॉइंट की नोटेशन में आता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि कंस्ट्रक्टर एक चीज होती है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप को क्रिएट कर लेता है, या अगर हम ना भी क्रिएट करें तो फिर भी ये क्रिएट होता है। काम इसका सिंपल सा ये होता है कि ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी हमारे डाटा एलिमेंट होते हैं उसको इनिशियलाइज करता है। लेकिन इसकी जो स्पेशल फीचर है वो ये है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका नाम वही होता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। हमारे केस में हमारी क्लास का नाम फिगर था, तो हमारे मेथड का नाम भी फिगर है। 2 पैरामीटर इसके अंदर पास किए हैं मैंने, एक डबल ए एक डबल बी। और इस मेथड में हो क्या रहा है, मैं कर ये रहा हूं कि dimension1 को मैं इक्वल कर रहा हूं जो वेरिएबल ए है, और dimension b जो कि मेरा क्लास वेरिएबल था उसको मैं इक्वल कर रहा हूं अपने जो मेथड का वेरिएबल है बी के इक्वलेंट। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया है। अब यहां पे ये बात आप नोट करें कि मैंने किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब क्योंकि इसके अंदर मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है एरिया। अब इसका जो सिग्नेचर है वो इस तरीके से है कि जो एरिया है वो एक डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, लेकिन इट विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी आर्गुमेंट। तो लेकिन है ये एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि जो भी क्लास इस हमारी फिगर वाली क्लास को इनहेरिट करेगी, यानी जो भी हमारी सब क्लास होगी, इट विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट मेथड। अब हम देख लेते हैं अपनी पहली इनहेरिटेड क्लास को। ये हमारी सुपर क्लास थी जो फिगर थी। ये इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जिसका नाम है हमारा एरिया। अब एरिया की अब देखें, इसके अंदर हमने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की है, सिर्फ ये बता दी है कि जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी दिस क्लास हैज टू इंप्लीमेंट दैट मेथड। अब हम देखते हैं अपनी पहली सब क्लास को जो कि है रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल है उसमें भी एरिया कैलकुलेशन हो रही होगी, उसमें भी एरिया की इंप्लीमेंटेशन मौजूद होगी, लेकिन डिफरेंट होगी। जिस तरह आपको इसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, मैंने लिखा है क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स फिगर। अब जब हमने जावा के अंदर किसी भी क्लास को इनहेरिटेड क्लास बनाना है या डराइव क्लास बनाना है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज द कीवर्ड एक्सटेंड्स। ये एक कीवर्ड है जो मेक श्योर करेगा कि जो एक्सटेंड्स के राइट हैंड साइड वाली में क्लास का नाम है यानी फिगर है, उसके जितने भी डाटा एलिमेंट एंड जो जितने भी उसके मेथड्स हैं वो रेक्टेंगल वाली क्लास में जो कि एक्सटेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसमें देखें, रेक्टेंगल क्लास में मैंने फिर अब क्या किए, मैंने रेक्टेंगल क्लास के अंदर अब मैंने रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नाम मैंने रेक्टेंगल ही रखा है। उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक पैरामीटर ए है और एक पैरामीटर बी है। अब यहां पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया है जिसका नाम है सुपर, ब्रैकेट में ए कॉमा बी। अब यहां पे एक थोड़ी सी डिस्कशन ये है कि जब भी हम डराइव क्लास के अंदर सुपर का वर्ड लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि डराइव क्लास अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है, यानी रेक्टेंगल के जरिए हम फिगर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो सुपर इज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म या बिल्ट इन फंक्शनैलिटी इन जावा
थ्रू विच वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास। हमारे केस में जो सुपर क्लास है वो फिगर है, तो हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं विद दिस कीवर्ड सुपर। इसका फायदा ये है कि जो भी मेथड या जो भी हमारी जो एग्जीक्यूटिंग या जो भी हमारी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, वो जैसे ही रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा तो इनडायरेक्टली हमारा सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी जो भी हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सुपर क्लास के वेरिएबल से असाइन हो जाएगा। और सुपर क्लास के हमारे वेरिएबल दो थे, एक का नाम dim1 था यानी डायमेंशन 1, और दूसरे का नाम dim2 था यानी डायमेंशन 2। अब यहां पे जो क्रिटिकल चीज आपने समझनी है वो ये है कि सब क्लास जो हमारी रेक्टेंगल की क्लास है उसके अंदर अब देखें, अब मैंने लिखा है डबल एरिया ब्रैकेट। अब ये एरिया का नाम वही है जो मेरी सुपर क्लास के अंदर मौजूद था, लेकिन सुपर क्लास में क्योंकि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट था, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की हुई थी, तो अब हम इसके अंदर रेक्टेंगल के स्पेसिफिक हम इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रेक्टेंगल को के अंदर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हम डायमेंशन 1 को डायमेंशन 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या जो भी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आर स्क्वायर होता है, पैरामीटर इनटू या कोई वैल्यू होता है, वो हम यहां पे बिल्ट इन करेंगे। मतलब जो बिजनेस लॉजिक है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हम इस एरिया वाले मेथड में हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहां गौर से देखें, ये ओवरराइडिंग हो रही है। सुपर क्लास का एक मेथड है, उसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं अपनी सब क्लास के अंदर। फर्क सिर्फ ये है कि सुपर क्लास मेरी नॉर्मल क्लास होने के बजाय यानी कॉन्क्रीट क्लास होने के बजाय इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम रेक्टेंगल वाली क्लास अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है। ये हमारी पहली सब क्लास थी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी सब क्लास के ऊपर जो कि है ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल है वो उसका कोड भी आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। इट इज मोर और लेस सेम टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे ऊपर लिखा है अ क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स फिगर, मानी फिगर की फंक्शनैलिटी इनहेरिट हो रही है और ट्रायंगल वाली क्लास में। उसी तरीके से मैंने फिर ट्रायंगल क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया यानी 2 पैरामीटर पास किए। उसी तरीके से मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यानी जो मेरी जो फिगर वाली क्लास थी उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये पैरामीटर पास कर दिए। फिर मैंने एरिया वाला मेथड जो है मेरा सुपर क्लास का वो मैंने ओवरराइड किया है अपनी ट्रायंगल वाली क्लास में। अब यहां पे आपको फर्क समझना है कि जो एरिया कैलकुलेट करने का तरीका और ट्रायंगल का है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में तो हम डायमेंशन 1 को डायमेंशन 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर रहे हैं यानी हाफ भी कर रहे हैं उसका। यानी जो भी फार्मूला हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो हम बिजनेस लॉजिक इस मेथड के अंदर लिखेंगे गेट एरिया के अंदर। अगेन ये ओवरराइडिंग हो रही है यानी सुपर क्लास का एक मेथड हमने ओवरराइड किया है अपनी सब क्लास के अंदर, यानी वी हैव प्रोवाइडेड आवर ओन इंप्लीमेंटेशन फॉर दैट अ पर्टिकुलर मेथड। अब ये हमारी सुपर क्लास भी हो गई, 2 हमारी सब क्लास भी होगी। अब हम सबसे एंड में देखते हैं कि इन तीनों को हमने इंटीग्रेट कैसे करना है। अब जिससे मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर मल्टीपल क्लासेस को इंटीग्रेट करने के लिए यू नीड अ सेपरेट क्लास जस्ट लाइक मेन इन सी। उस क्लास का नाम मैंने रखा है एब्स्ट्रैक्ट एरिया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट एरिया के अंदर एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म आपको होती हुई नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैंने लिखा है क्लास एब्स्ट्रैक्ट एरिया। अब यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपकी क्लास का नाम वही होना चाहिए जो आपकी फाइल का नाम है, वरना जावा एरर क्रिएट कर देगा। तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा क्लास एब्स्ट्रैक्ट एरिया, फिर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मेन लिख के मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आर्गुमेंट पास कर दिए। अब सबसे पहली लाइन देखें लिखी हुई है रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 9,5। अब इस लाइन के ऊपर आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास। आई रिपीट, मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं और मेरी सब क्लास का नाम है रेक्टेंगल। मैं इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर रहा हूं 9 और 5। और आपको मैंने अभी बताया, अभी हमें देखा भी था कि रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग एक्चुअली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं या
इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारी सुपर क्लास की फिगर, तो ये बेसिकली 9 असाइन हो जाएगा हमारी जो है और डायमेंशन 1, और 5 असाइन हो जाएगा जो हमारा वेरिएबल था dim2। इसी तरीके से मैंने दूसरी जो हमारी सब क्लास ट्राइंगल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम में रखा है और टी, और उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं 10,8। तो अब ये क्या करेगा, ये अगेन इनिशियलाइज कर देगा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को विद दीज 2 वैल्यूज, यानी नाउ आई एम हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स विद 2 डिफरेंट वैल्यूज। एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल यानी जो आर है, दूसरा ऑब्जेक्ट है और ट्राइंगल का जिसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों के पैरामीटर फर्क है और दोनों के गेट एरिया की जो इंप्लीमेंटेशन है वो फर्क है। अब देखें जो इसके बाद डिफाइन किया हुआ है, यहां पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म की शुरुआत नजर आएगी। मैंने लिखा फिगर स्पेस फिगर एफ, मैंने उसको मेमोरी एलोकेट नहीं की है क्योंकि मेमोरी एलोकेट करने के लिए आई हैव टू राइट द कीवर्ड न्यू। आई हैव जस्ट क्रिएटेड एन रेफरेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो मेरी फिगर थी वो सुपर क्लास थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, मैंने उसको मेमोरी असाइन नहीं की है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ रेफरेंस। और इसकी अगली लाइन में देखिए क्या हो रहा है, फिगर आर ई एफ इज इक्वल टू आर। मैं अब ये कर रहा हूं कि सुपर क्लास के रेफरेंस को असाइन कर रहा हूं सब क्लास के ऑब्जेक्ट को। यहां पर अपने दिमाग में लेके आए और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को कि सुपर क्लास का जो रेफरेंस होगा उसके जरिए हम लोग पहुंचेंगे अपनी रिलेटेड सब क्लास पे। तो यहां पे हमने क्या किया, सुपर क्लास ही हमारी फिगर आ रही है, उसके जरिए हम पहुंचे अपनी रिक्वायर्ड सब क्लास जो कि आर है, यानी हम ये चाह रहे हैं कि हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें। तो हमने जब ये असाइनमेंट करेंगे तो इससे होगा ये कि जो मेरा सुपर क्लास का रेफरेंस है वो इक्वेट हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट हो जाएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है आर जो कि रेक्टेंगल है। उसके बाद मैंने लिखी है लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन द एरिया इज फिगर आर ई एफ डॉट एरिया। अब जो फिगर आर ई एफ डॉट एरिया है ये रेक्टेंगल क्लास के गेट एरिया मेथड को कॉल करेगा, यानी 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो आंसर होना चाहिए 45। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा से सुपर क्लास के रेफरेंस को जो कि फिगर आर ई एफ है उसको असाइन कर दिया अपने ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्राइंगल जो कि टी है। और फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एरिया इज फिगर आर ई एफ डॉट एरिया। अभी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है इट इज जस्ट लाइक अ प्रिंट एफ और सी आउट इन सी लैंग्वेज। मतलब जब भी मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट करवाना है तो मुझे ये मैसेज लिखना है। अब ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया, एब्स्ट्रैक्शन भी हो गई। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बारी कि जो हम कह रहे हैं क्या वाकई ऐसे ही है या कंपाइलर हमें रन टाइम पे कुछ और जनरेट करके देता है। ये मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया और अब देखें मेरे पास जो आउटपुट आई है वो आई है इनसाइड एरिया फॉर रेक्टेंगल एरिया इज 45, क्योंकि एरिया के जो 2 पैरामीटर थे वो पहला पैरामीटर था 9, दूसरा पैरामीटर था 5। रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने लिखा था जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। दूसरा हमने देखा इनसाइड एरिया फॉर ट्राइंगल, तो इसके जो हमारे 2 पैरामीटर थे वो था 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 इंटू 8 हमारा हुआ 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40। तो अब हुआ क्या कि अब रिलेटेड सब क्लास का मेथड कॉल हुआ है, पहले केस में रेक्टेंगल का, लेकिन यहां पे अब ये आई वुड लाइक टू रीआइटरेट के पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हमने अपनी रिलेटेड सब क्लास के मेथड को कॉल किया है। सुपर क्लास के किसी मेथड को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज नहीं किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने सिर्फ डेफिनेशन के लिए यूज किया है। तो ये इस एग्जांपल के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्शन यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनहेरिटेंस क्या होती है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, और हाउ टू इंप्लीमेंट अ सिंपल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इनटू इट्स इक्विवेलेंट जावा कोड, वो आपको यहाँ पे एक गो थ्रू के अंदर आपको ये सारा नजर आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही होगा और अगले लेक्चर में हम यहीं से अपना डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।